अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और मैं हूं समीना राना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी सर, आई एम ऑल गुड। सर, गुज़िश्ता रोज़ ईरान की जानिब से जो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ़वर्ज़ी की गई, उसके बाद अब पाकिस्तान की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि ईरानी सफ़ीर को वापस बुलाएँगे और जो यहाँ पर सफ़ीर है उसे मुल्क बदल किया जाएगा। मुबश्शिर साहब, क्या देख रहे हैं आप? हालात किस जानिब जा सकते हैं? देखिए, ये जो ईरान वाला मसला है ना, इसके ऊपर मैं फ़ौरी तौर पे रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहता। मैं इस पे चाहता हूँ कि हम इसके बैकग्राउंड को देखें कि हुआ क्या होगा। क्योंकि कल तक इसमें और भी डेवलपमेंट्स आएँगी, परसों तक और भी डेवलपमेंट्स आएँगी। तो खामख़ा में मैं नारे मार के मैं कोई उस तरह का जवाब नहीं देना चाहता। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ईरान के और पाकिस्तान के बहुत ताल्लुकात हैं, पुराने ताल्लुकात हैं। ठीक है, उतने अच्छे तो नहीं हैं जितना एक मोस्ट फेवर्ड नेशन के साथ होते हैं, लेकिन हमारे सफ़ारती सतह पे, सकाफ़ती सतह पे हमारी काफ़ी लेयर्स में ताल्लुकात हैं। यानी पाकिस्तान में ईरानियन काउंसल जनरल्स हैं, ईरानियन कल्चरल सेंटर्स हैं, यहाँ पे फ़िल्में चलती हैं ईरान की, उसके आप समझें कि वीक्स होते हैं स्पेशल हुँ, और ड्रामे उनके चलते हैं, उनका लिटरेचर यहाँ पे कॉमन है। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा तादाद में ज़ायरीन जाते हैं वहाँ पे। ईरान लोगों की बड़ी उनसियत है ईरान के अंदर जो उनकी क्या कहते हैं आप सेक्रेड प्लेसेस हैं ये उन हुँ, सारों हुँ। में। नाउ हैविंग सेड दैट तो कल के दिन अगर आप देखते हैं तो ईरान ने इराक भी, सीरिया भी और पाकिस्तान सब पे एक साथ उसने मिसाइल फेंक दिए। एक एक ख़्याल तो ये हो सकता है कि जनाब ये बिल्कुल बेवकूफ़ी में हो गया और कोई अजीब ही उन्होंने पता नहीं कफ सिरप ऐसा पी लिया था भाईजान ने कि उससे उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उन्होंने मिसाइल फायर कर दिए। हुँ, और एक ये है कि बड़ा थॉट आउट प्लान है और उसको बड़ा सोच समझ के फेंका गया। नोइंग ईरानियंस ऑन जो उनकी ईरान के कल्चरल बैकग्राउंड है, तो वो बगैर सोचे समझे तो नहीं करते कोई काम। हुँ, तीसरी चीज़ जो है उसमें ये है कि उनके मिसाइल जो थे उन्होंने डायरेक्ट कहीं और किए थे, प्रोबेबली बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, और वो मिसकैलकुलेट होके आगे तक आ गए। दैट इज़ अ हुँ, पॉसिबिलिटी, अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से जब से जनरल आसिम मुनीर ने टेक ओवर किया, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी है। हुँ, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने आते ही अपना कहा कि ईरानियन तेल की स्मगलिंग बंद की जाए हुँ, और ईरान से जो गुड्स आ रहे हैं उनकी स्मगलिंग बंद की जाए और पाकिस्तान से जो सीमेंट वगैरह और डिफरेंट चीज़ें, गोश्त वगैरह स्मगल होके वहाँ जा रहा था, उसको भी रोका जाए। अब ईरान से आप सिर्फ मैं आपको तेल का बता देता हूँ, तकरीबन 30,000 ट्राले रोज़ाना आते थे सही। बलूचिस्तान के बॉर्डर से। 30,000 ट्रालों का मतलब है कि वो पूरा बलूचिस्तान, आधा सिंध, कुछ केपीके का हिस्सा, ये सारे उससे एक सस्ते ऑयल से मुस्तफ़ीद होते थे और हुकूमत को कुछ नहीं मिलता था। ओके। लेकिन उनको डॉलर्स में पेमेंट होती थी, उनको कोई रुपए में थोड़ी पेमेंट करता था या हुँ, ईरानियन करेंसी तो नहीं होती थी, उनको डॉलर्स में पेमेंट होती थी। तो उनको वो बहुत बड़ा झटका है। दूसरा उनको ये लगता है कि जी गवादर हमारे सर पे चल रहा है क्योंकि गवादर के अंदर जितनी भी आपकी बिजली आ रही है तकरीबन 160 वॉट के करीब है, वो हुँ, ईरान से आप ले रहे हैं और आज से नहीं ले रहे, आप बहुत पहले से ले रहे हो और आप उनको पे कर रहे हैं उसका। हुँ, तो मुफ्त तो कोई चीज़ नहीं होती। यानी ये सारी चीज़ें होने के बाद इस वक़्त मशरिक़-ए-वुस्ता की जो सूरत-ए-हाल है, अगर आप पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं, जो कि किया आपने, और अब पाकिस्तान अगर उस पे रिटेलिएट कर देता, इमीडिएटली टिट फॉर टैट करने की बात थी, तो पूरा मिडल ईस्ट डिवाइड हो जाना था और फ़लस्तीनियों की जो जद्दोजहद है, उसको बहुत बड़ा एक चोट पहुँचनी थी उसको, क्योंकि मुस्लिम उम्मा ने डिवाइड होना था। और हुँ, यूजुअली ऐसी सूरत में क्या होता है, आई मीन मुझे कहने में कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है कि हमारे यहाँ शिया सुन्नी डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, तो ईरान ने भी जिस तंज़ीम का नाम लेके उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, बेसिकली वो सुन्नी तंज़ीम है, जो ईरान के अंदर उनकी एक आप समझे रेज़िस्टेंस की मूवमेंट चल रही है। अब उस तंज़ीम का पता ये चला है कि उनका तो कोई दफ़्तर है ही नहीं पाकिस्तान में, वो राइट। तो ऑपरेट ही नहीं करते। तो प्रोबेबली मैं ये समझ रहा हूँ कि ये मिसफायर हुआ है या मिसकैलकुलेट हो गया या समथिंग लाइक दैट। अब सफ़ीरों को जो भेजना होता है और सफ़ीर को जो बुलाना होता है, या जो इन दिस केस चार्ज ये फेज थे,
तो वो बहुत हाई लेवल का रिबटल होता है। ये हम्म। हमने अभिनंदन वाले इशू के बाद कश्मीर में जब इंडिया ने टेक ओवर किया था जम्मू कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को, और वहां पे तमाम इंसानी हकूक खत्म किए थे, तब पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने सफीर को या चार्ज अफेयर को इंडिया से वापस बुलाया था और इंडिया का वापस चला गया था, और आज तक एक्टिंग चार्ज अफेयर है। हम्म। अभी तक हमने सही चार्ज अफेयर्स अपॉइंट नहीं किए, ना उन्होंने किए। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको ट्रेड में और बाकी कल्चर में और स्पोर्ट्स में हर चीज पे फिर आपके लिए एक रोड ब्लॉक हो जाता है। तो पाकिस्तान अगर सिर्फ जल्दबाजी में पॉइंट स्कोरिंग के लिए एक मिसाइल पाकिस्तान भी मार देता, हम्म। तो ये हिजबुल्लाह और हमास और हर एक में वो डिफरेंसेस पैदा हो जाने थे। और इससे राइट। खुशी सिर्फ इसराइल को नहीं थी, इसराइल को नहीं थी कि मुस्लिम मुल्क लड़ रहे हैं आपस में, अमेरिका को हम्म। होनी थी, अमेरिका के हवारी जो हैं उनको होनी थी। हम्म। तो बहरहाल पाकिस्तान ने एक रिएक्शन ये दिया, और दूसरा रिएक्शन ये दिया है कि चाबहार के ऊपर हमारी डील ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही थी, जो उनका पोर्ट है चाबहार का। जी जी। पाकिस्तान ने अपने डेलीगेशन को वहां पे स्टॉप कर दिया और उसको रिकॉल हम्म। कर लिया उसमें। तो वो डील भी अब इस वक्त खटिया में पड़ गई। तो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, जो ईरान हमें एक्यूज करता था काफी अरसे से, यानी वो उसके ऊपर काम नहीं हुआ था उनके बकौल हम्म। अमेरिकन प्रेशर की वजह से, तो वो सडनली अब जो है उसके ऊपर सारा काम रुक गया। अच्छा, हम्म। अब इस सारी बात में मुझे चाइना के मौकफ का बड़ा इंतजार था, क्योंकि सही। चाइना है उसका बड़ा इंटरेस्ट है कि रीजन में एक कोऑर्डिनेशन हो के ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मे भी किसी स्टेज पे जाके इंडिया भी, ये सारे जो हैं उसके एलाइज बने, उसके पार्टनर्स बने, क्योंकि तरसील होनी है यहाँ से गुड्स की इस हम्म। पूरे रास्तों से। तो चाइना ने ये कहा है कि दोनों ब्रादर मुल्क हैं, दोनों दोस्त ममालिक हैं, तो ये अपने मसले हल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि चाइना ने बड़ा इक्वल प्ले किया है कि यार अपना ग्रो अप और अपने मसलों को हल करो। अब जो इसके ऊपर ईरान का रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। मुझे ये लगता है कि एक और चीज जो है कि कुछ दिन पहले इसराइल ने जो हमले किए थे और उसमें ईरान की टॉप लेवल की लीडरशिप जो थी वो शहीद हो गई थी और उनके कमांडर वगैरह भी शहीद हो गए थे। और फिर उन्होंने तहिया किया था कि जी हम इनको इसी तरह नुकसान पहुंचाएंगे, और हम्म। उन्होंने इराक में अमेरिकन बेसिस के ऊपर भी हमला किया था, जिसकी कोई इंटरनेशनल न्यूज ही नहीं बनी थी, ना उनके मुल्क में कोई एक्नॉलेजमेंट हुई थी। जैसा कासिम सुलेमानी की जब शहादत हुई थी तो ईरान ने एक सो कॉल्ड अमेरिकन बेस के ऊपर हमला किया था, उसमें कोई एक चिड़िया भी नहीं मरी थी, लेकिन हमला हम्म। उन्होंने कर दिया। अपने लोगों को ये कहा कि जी हमने बदला ले लिया, हमने इबलीस के मुंह पे तमाचा मारा, ये किया वो किया। तो उनके राइट। ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत ज्यादा था कि यार इसका जवाब दे, और उन्होंने ये करके कि ये तंजीम जो है इसके पीछे जो है, पीठ पीछे जो है पुश बनाई जो है इसराइल कर रहा है या अमेरिका कर रहा है, और हमने इसके हेड ऑफिस को मारा। लेकिन अगर आप देखते हैं वहां पे तो 2 मासूम बच्चियां शहीद हुई, 3 जी। मासूम बच्चे जख्मी हुए। तो वहां तो हम्म। कोई ऐसे लोग नहीं ना थे। अगर आपने एक मस्जिद के ऊपर हमला किया या मस्जिद के साथ घर के ऊपर किया, तो उस घर में कौन लोग थे? वो हम्म। कैजुअलिटीज है, वो खुद बता रही हैं। हम्म। सो ऑब्वियसली अभी कल परसों तक आने वाले दिनों में इसके ऊपर बहुत कुछ हमें पता चलेगा। आई डू नॉट वांट टू जंप टू कंक्लूजन्स, मैं तो निट कर रहा हूँ कि जो जो राइट। हुआ है, तो वो मैं आपको एक पर्सपेक्टिव में रख के बता रहा हूँ। मुबशीर साहब, अब इस सारे वाक़े के बाद हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे। कोयटा का भी मसला, हालात ख़राब हैं, ईरान का मसला जिस तरह से अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। इधर आईजी पंजाब भी कह रहे हैं उन्हें सिक्योरिटी एहलकार उनके पास कम है। सियासतदानों को पंजाब में मसाइल का सामना है, सिक्योरिटी खदशात हैं। इलेक्शन सर पर हैं। सर समझते हैं इलेक्शन इन हालात में हो सकते हैं या पुरअमन होंगे? अगर हुए भी तो पुरअमन देखिए, रहेंगे? 2 बातें हैं, एक पुरअमन रहना और होना, ये 2 अलग हुँ। बातें हैं। जहाँ तक होने का ताल्लुक है तो वो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो ये कहता है कि मास वाइज के कि जंग हो जाए या कोई ऐसी चीज हो जाए तब तो शायद हो, लेकिन इवन कुदरती आफत में, सैलाब में, जलजले में, मुझे नहीं पता आइन उसके मतलब क्या कहता है, इलेक्शंस पोस्टपोन नहीं हो सकते, और सही। ऑलरेडी डिले हो चुके हैं। तो इलेक्शंस तो करवाने पड़ेंगे हमें 8 फरवरी को, हुँ। जो मर्जी हो। जहां तक इलेक्शंस पुरअमन का ताल्लुक है, तो कुछ एरिया जरूर है जो खतरनाक हैं, और जैसे केपीके के अंदर हैं, जैसे
आप समझें कि बलूचिस्तान के अंदर हैं, कुछ एरियाज़ हैं। लेकिन एक दिन अगर किसी तरह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है जी कड़ा के एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं एक दिन के लिए, हुँ, तो आप एक बहुत बड़े आज़माइश से निकल जाएँगे इलेक्शंस में। कतई नज़र इसके कि कौन जीतता है और कौन हारता है और कौन उस इलेक्शन से बेनिफिट करता है और कौन उस इलेक्शंस का विक्टिम है। कतई नज़र उसके पाकिस्तान को एक आईनी हुकूमत चाहिए जो अब मसलन अब जैसे ये हो गया कि कल मिसाइल आके गिर गया। तो जी। अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उसके लिए फैसला करना बड़ा आसान होता है कंपेयर टू अ केयर टेकर गवर्नमेंट, क्योंकि उसके पीछे लोगों की एक अप्रूवल रेटिंग होती है। तो वो हुँ, जब फैसला करते हैं तो वो फिर उसके पीछे बड़े वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट्स होते हैं। और केयर टेकर्स के लिए ये भी बड़ा मसला है कि इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं, 18 दिन बाद इलेक्शंस हैं। आज अगर फर्ज करें वो बॉर्डर खोल देते हैं, कहते हैं अच्छा जी हमने जंग करनी है, रिटेलिएट हुँ, करना है हमने ईरान के साथ। तो पूरी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कहेगी आप थे कौन भई? आपकी क्या हैसियत थी? आप क्यों आपको किसने ये मैंडेट दिया था? आप 18 दिन ठहर जाते, उससे कौन-सी क़यामत आनी थी और? ये कोई एक्टिव तो नहीं हो रही थी ना वॉर इस तरह से, सिवाय एक ऑफ इंसिडेंट के। तो इलेक्शंस तो करवाने पड़ेंगे और पीसफुल का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आई कैन ओनली विश एंड होप कि उस दिन एक दिन पीस हो जाए। राइट। मुबश्शिर साहब, अगले सवाल पे जाने से पहले इसी इसी मसले से जुड़ा एक सवाल है। अगर पाकिस्तान और ईरान के, जिस तरह से अभी हम ज़िक्र कर रहे हैं कि हालात मज़ीद ख़राब भी हो सकते हैं, इस सूरत में फ़ायदा कौन उठाएगा? कौन चाहता है कि ये हालात मज़ीद ख़राब सबसे ज़्यादा फ़ायदा इज़राइल को होगा, फिर अमेरिका को होगा। देखिए ना ईरान का दुश्मन कौन-कौन है? हुँ, तो उस और पाकिस्तान का दुश्मन इंडिया है। पाकिस्तान का दुश्मन इसी तरह आपके सामने है। तो हमारे दोनों के जो एनिमीज़ हैं, उनको फ़ायदा होना है और इसमें तो बड़े ओपन एनिमीज़, इसमें कोई ढके-छुपे तो हैं नहीं। मुझे आज बड़े लोगों ने कहा कि हमारी फ़ौज बहुत बड़ी है, हमारे पास ज़्यादा अच्छे मिसाइल्स हैं, हमारी एयर फ़ोर्स ऐसी है, हमें ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो मैंने उनके हाथ जोड़े, मैंने कहा खुदा के लिए यार, हुँ, पाकिस्तान एक वैसे भी कोई मुल्क जो है वो जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और ट्रू, हम अपने मईशत से जंग कर रहे हैं, हम अपने सिस्टम से जंग कर रहे हैं, हम अपने पॉलिटिकल निज़ाम से जंग कर रहे हैं, हम किस-किस जंगों में और पड़े जाके। तो प्लीज़ अगर अवॉइड हो सकती है और ये हमने आप ये देखें सबसे पहले कि कल रॉयटर ने खबर ब्रेक कर दी। अब हुँ, यूजुअली न्यूज़ एजेंसीज़ हैं ना खबरें नहीं ब्रेक करती, ये बड़ी डिटेल्ड खबरें देती हैं। खबरें ब्रेक करना टीवी चैनल्स का काम है, रेडियो का काम है, सोशल मीडिया कर सकता है। लेकिन रॉयटर ने एकदम से खबर ब्रेक कर दी, उसके बाद अपना मेरा ख़्याल है अल जज़ीरा ने की, उसके बाद टर्की के एक चैनल ने की, उसके बाद ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने, इरना ने ये खबर दी। हुँ, हुँ, तो पाकिस्तान फ़ौरन का भी रिस्पॉन्स जो था बड़ा डिलेड था, क्योंकि उससे पहले आधा घंटा पहले या इसके बाद आप समझें कि प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से डेवोस में और फिर हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर्स की उससे पहले मुलाकात हुई है। तो ऐसी कोई बात हुई नहीं थी वहाँ पे डेवोस के सही, अंदर कि वो पता चलता। तो अभी आई थिंक देयर इज़ मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप एंड लेट्स वेट एंड सी कि राइट, व्हाट राइट, हमें हमें एक्चुअल हालात का हमें पता नहीं, हम टामक तो यहाँ मार रहे हैं। सही। मुबश्शिर साहब, इमरान खान से पूछा गया है जेल में कि आपके पास कोई प्लान सी है, जिस पर उन्होंने कहा कि प्लान तो है लेकिन वो अभी बताएंगे नहीं। सर, आप समझते हैं कि वाकई इमरान खान के पास कोई प्लान सी है या बस फिर हवा में तीर चला रहे हैं? झूठा आदमी है, उस पर किसी चीज़ का कोई प्लान नहीं है, ना कभी था। वो 50 लाख घर भी बना रहा था, वो 200 बिलियन डॉलर भी बाहर से ला रहा था, वो 1 करोड़ नौकरियाँ भी दे रहा था, वो अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट की भी इज़्ज़त करा रहा था, वो सब कुछ कर रहा था ना। और वो आप देख लें कि उसके 200 बंदों की उसकी जो टीम थी, टेक्नोक्रेट्स की टीम, वो तैयार बैठी हुई थी पाकिस्तान को रिवाइव करने के लिए। प्राइवेटाइज़ेशन भी उसने कर लेनी थी, सब कुछ कर लेना था उसने। हुँ, वो इमरान खान एक झूठा आदमी है। मैं आपको बताऊँ, मैं एक इंडिया के दानिश्वरी कहूँगा उनको। दानिश्वर है, बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है वो, उनकी बड़ी दाढ़ी है और बाल बहुत बड़े हैं। बट आई लाइक हिम, आई मीन ही स्पीक्स वेरी नाइसली एंड यू नो कई बार वो बड़ी अच्छी बातें भी करते हैं। उनका नाम है सद्गुरु। तो सद्गुरु जो थे ना, वो एक दफ़ा किस्सा एक सुना रहे थे, उनके मैंने वीलॉग में एक में देखा। उन्होंने कहा कि हमारी गली के वो मोहल्ले के कोने पे जो चाय वाला है,
मैं उसके पास चाय ज़रूर पीता हूँ बैठ के, और वो मुझे कभी बता रहा होता है कि विराट कोहली अगर सामने आके खेलता तो फिर आउट ना होता, फिर उसके ये होते, या स्लिपरी विकेट थी तो वो बैकफुट पे उसको खेलना चाहिए था। फिर वो बताते हैं कि अजीत देओल जो है इसकी पॉलिसीज में क्या प्रॉब्लम है, वो चाय वाला उनको बता रहा होता है, ये अफगानिस्तान में क्या कर सकता है, उससे पाकिस्तान ऐसे डूब जाएगा तो ये हो जाएगा। फिर एक दिन उसने बताया कि मोदी साहब इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे अच्छी लगा सकते हैं, ला सकते हैं, जिनसे इंडिया की इकॉनमी और बेहतर हो जाएगी, जितनी है या अभी नहीं है उससे भी बेहतर हो जाएगी। तो सदगुरु का कहना था कि उस चाय वाले को दुनिया में हर काम का सॉल्यूशन आता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, सिर्फ उसको नहीं आता तो एक अच्छे प्याली चाय की नहीं बनानी आती, चाय बहुत बुरी बना। तो इमरान खान जो है ना, इसके पास हर चीज का एक प्लान है, नहीं है तो अपनी जुबान के लिए कोई प्लान नहीं है। सही। लेकिन खैर जब हुकूमत में थे तब भी कोई प्लान तो था नहीं उनके पास। मैंने कोई नहीं रहा, बेकार की बातें। मुबश्शिर साहब, आलमी जरीदे टाइम्स ने लिखा है कि शरीफ खानदान दोबारा से इक़्तिदार में इसलिए आ सकता है कि वो अमेरिका नवाज पॉलिसीज की मुखालिफत नहीं करता। सर, क्या वाकई ही ऐसा है? देखें, असल मुखालफत तो जो थी, अ, मुझे नहीं पता किसने की है अमेरिका की, थोड़ी बहुत मुशर्रफ ने की थी, लेकिन इमरान खान तो टोटल अमेरिका नवाज बातें करता है। आप देखें, सी पैक उसने रोल बैक किया, चाइना के साथ जितने इकोनॉमिक जोन्स थे उनको उसने रोल बैक किया। आपकी जो प्रोग्रेस थी चाइनीज प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वो तकरीबन 2.5% के करीब हुई है, आउट ऑफ 100 2.5% हुई है। आप अमेरिका के जितने अज़ाइम थे वो आपने उनको फेवर किया। आपने रशिया का दौरा उस वक्त किया जब पूरी दुनिया में आप क्रिटिसिज्म का शिकार हो, और जिस दिन वॉर शुरू हुई उन्होंने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। और बिल्कुल। बाय द वे, मैंने उससे कुछ दिन पहले असद उमर को कहा था, मैंने कहा ये दौरा भी मत करो, ये अच्छा नहीं है, ऑप्टिक्स आर हुँ। रॉन्ग। उन्होंने कहा क्या कह के हम इस दौरे को कैंसिल करें। तो मैं उन जमाने में, आपको याद है वो बड़ा था, तो मैंने कहा कह दो कि जी प्राइम मिनिस्टर को कोविड हो गया, तो हुँ। अब दोबारा से जब शेड्यूल होगा तो फिर करेंगे। इससे कोविड से अच्छा बहाना कोई नहीं है हमारे पास को कैंसिल करने के लिए। हुँ। लेकिन ही वांटेड टू गो एंड ही वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट। फिर आप देखें कि उसी की अमेरिका में लॉबिंग है, लॉबिंग फर्म्स हैं, उसी के आर्टिकल्स जो हैं वो मर्जी के वो अमेरिकन अखबार छाप रहे होते हैं, उसके बंदे जो हैं वो अमेरिकन सफीर को बार बार मिल रहे होते हैं, उसके बंदे अमेरिका में जाते हैं और वॉशिंगटन में कांग्रेसमैन वगैरह उन सारों को ज्यादा मिलते हैं। बाकियों का कौन मिला है, कौन मिला है जिसको हम कहें कि यार ये अमेरिका नवाज है और वो अमेरिका नवाज नहीं था। तो ये हाँ। टोटल, मैं नहीं मानता इस बात को, बकवास है ये। राइट। मुबश्शिर साहब, पीटीआई उम्मीदवार अपने हलकों में जा रहे हैं, कुरान पाक हाथ में रखकर वोटर्स के सामने कसम उठा रहे हैं, हल्फ उठा रहे हैं कि वो पार्टी के साथ वफादार रहेंगे। सर, आप समझते हैं कि ये सारे आजाद उम्मीदवार जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, पीटीआई के साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ना ये पहले खड़े थे, ना अब खड़े हैं, ना ये बाद में खड़े होंगे। इन्होंने इमरान खान को धोखा देना है, ये इलेक्शंस में उम्मीदवार ही अपने फायदे के लिए है। और आप देखें अभी से लड़ाइयाँ शुरू हो गई, वो कह रहा है कि मरवत को कि कैंसिल करो जी कराची का, फौरन रिपोर्ट करो इधर, तो वो कह रहा है तुम उधर जाओ, तो को कह रहा है इसकी बात नहीं सुननी, को टीवी पे कह रहा है ये हमारा कारकुन नहीं है। इनके अंदर वो इन फाइटिंग हो रही है जो एमक्यूएम के अंदर 27 साल के बाद हुई थी या 25 साल के बाद हुई थी, इनके अंदर अब शुरू हो गई वो ऑलरेडी। तो इतनी जल्दी, तो इतनी डेप्थ थी इस पार्टी में जो बहुत जल्दी एक्सपोज भी हो गई है। सही। तो मुबश्शिर साहब, ये शेर अफजल मरवत को क्यों कहा है कैंपेन छोड़कर इस्लामाबाद आने का इमरान खान ने? ये ऐसे सर, फैसले क्यों हैं? नहीं पसंद होगा ना, लोगों ने तो इमरान खान के कान में ये भी कहा है कि मरबत जो है पार्टी को खत्म कर देगा, इसको ऑफिशियली पार्टी से निकालो। वो इमरान खान के कान भर रहे हैं, सारे एक दूसरे के खिलाफ कान भर रहे हैं, पहले भी भरते थे। पहले फर्क यह था कि वो जेल से बाहर था, तो वो उसको और लोगों से भी मुलाकातें करके उनसे सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन लेने का मौका मिल जाता था। हुँ। अब उसको वो मौका नहीं मिल रहा। तब उसके जो डिसीजंस हैं दे आर नॉट बेस्ड ऑन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। डेटा जो है उसका बड़ा फॉल्टी हो गया। तो राइट। कोई नहीं, होने दें, अभी तो और भी होगा, फिक्र ना करें, 8 तारीख तक आप बड़े ऐसे किस्से सुनेंगे। लेकिन मुबश्शिर साहब, इंतखाबात से पहले इतनी पीटीआई के अंदर दरारें पड़ जाना, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा इलेक्शन रिजल्ट्स पर? और
इनके नहीं, ये वोटर। पीटीआई को मरवा देंगे, ये खुद ही पीटीआई को मरवाएंगे, आप देखिएगा कि जब 4 कैंडिडेट एक हलके में खड़े होकर कुरान उठा के कह रहे होंगे ना, मैं असल कैंडिडेट हूँ पीटीआई का, ये नहीं है, ये झूठा है, तो वोटर ने घर बैठ जाना, वोटर नहीं आएगा, फिर वो 4 को तो नहीं डाल सकता ना, अब ये तो बात तय है। तो अब ये कर ले और डिसाइड कर ले, तो इनका वोटर जो है ना वो बहुत कंफ्यूज होगा, अभी उसको बड़ी परेशानी होगी। सही। इकोनॉमी के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं मुबश्शिर साहब। आखिर में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, यूएई ने $2 अरब कर्ज को रोल ओवर किया है तो ये अच्छी खबर फॉर द टाइम बीइंग मईशत के लिए, लेकिन सर कब तक रोल ओवर कर होंगे कर्जे, कभी वापस भी किए जाएंगे? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, देखिए कर्जे नहीं मैटर करते, कर्जे अमेरिका के ऊपर जो है ना उसके जीडीपी से पता नहीं कितने फीसद ज्यादा चढ़े, जापान के ऊपर पता नहीं कितना कर्जा चढ़ा हुआ है, बाकी ममालिक पे भी। हमारा जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि कर्जे लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है या कर्जे होना प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए कि आप उनको आसानी उनकी छोटी छोटी किस्सें देके उतारते रहें और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह आगे री रोल होते रहें या रोल ओवर होते रहें। तो रोल ओवर होने का मतलब है कि यूएई को उम्मीद है पाकिस्तान के ऊपर कि ये रिकवरी के पाथ पे आ जाएंगे पैसे, वरना वो कह रहे कि नहीं आज ही हमें दे दो, हमारे पास जितने हैं हमें दे दो, अभी फिर देखेंगे बाद में कोई और कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि उनको फेथ है पाकिस्तान के ऊपर, उसको उनको पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर फेथ है। सो अगेन लाइक आई सेड कि कर्जा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होना या कमजोर होना या इन्वेस्टमेंट्स का ना आना या इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ना होना, वो असल प्रॉब्लम। तो आप समझते हैं पाकिस्तान में जो अगली हुकूमत बनेगी उसकी प्रायोरिटी होगी इकोनॉमी के हवाले से लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाना? अगली हुकूमत को छोड़ दें, अगली 3 हुकूमतें जो भी होंगी उनकी प्रायोरिटी सिर्फ इकोनॉमी होनी चाहिए, और अगर नहीं होगी तो फिर बड़ा मसला होगा हमें, बहुत मसला। ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब आपके कीमती वक्त और आपके कीमती तजज़िये का। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।